अगर लेना है तो 4,000 लगेंगे, वरना कहीं और कोशिश करो। 4,000? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? क्या गैस नहीं मिली? शहर में गैस का एक सिलेंडर 4,000 रुपए में मिल रहा है। तू क्या मुझे ऐसे घूर रही है? अगर तेरे बाप ने शादी में कुछ पैसे दिए होते तो आज मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मार्च 2026 का वो भयानक गैस संकट जिसने पूरे देश के चूल्हे ठंडे कर दिए थे। एक तरफ भूख से रोते हुए बच्चे और दूसरी तरफ गैस के लिए दर दर भटकता लाचार पति। ऐसे में जब एक अनपढ़ बहू ने घर के बासे में पड़े गोबर से अपने बच्चों की भूख मिटाने का फैसला किया तो उसे पागल समझकर घर से निकालने की धमकी दी गई। क्या वो अपने बच्चों को भूखा मरने देगी या फिर समाज के तानों को चीरकर एक ऐसा चमत्कार करेगी जो पूरे गांव का इतिहास बदल देगा? एक ऐसा सवाल जो आज हर घर की सोच को झकझोर कर रख देगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं रोनी भाई। मार्च 2026 का वो मनहूस महीना था जब पूरे देश में अचानक गैस की ऐसी किल्लत मची कि हाहाकार मच गया। गांव से लेकर शहर तक हर जगह गैस गोदामों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगी थी। लोग रातों को जागकर अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन सुबह होते ही गोदाम वाले बोर्ड लगा देते कि गैस खत्म हो चुकी है। ये कोई आम कमी नहीं थी। ये वो वक्त था जब एक गैस सिलेंडर की कीमत ब्लैक मार्केट में 3 से 4,000 रुपए तक पहुंच गई थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तो मानो चूल्हा जलना एक सपना सा हो गया था। इसी हाहाकार के बीच एक छोटे से गांव में रमेश का परिवार भी इस भयानक संकट का सामना कर रहा था। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था और रसोई घर से एक अजीब सी उदासी बाहर आ रही थी। सुमित्रा, जो इस घर की बहू थी, वो पिछले 2 दिन से खाली चूल्हे को देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका 5 साल का बेटा राहुल भूख के मारे रो कर बेहाल हो चुका था। सुमित्रा ने अपने आंसुओं को साथी के पल्लू से पोंछा और बाहर आंगन में आई। वहां उसकी सास कल्याणी चारपाई पर बैठी बड़बड़ा रही थी। कल्याणी का स्वभाव हमेशा से ही तीखा था। वो हर बात पर सुमित्रा को ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जैसे ही सुमित्रा बाहर आई, कल्याणी ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ? आ गई महारानी बाहर? रसोई में क्या खजाना ढूंढ रही थी जो इतनी देर से वहाँ खड़ी थी? तेरे कर्म ही ऐसे हैं, जब से इस घर में आई है पनौती बन के बैठ गई है। मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा शहर गया है गैस की लाइन में लगने के लिए, और तू यहाँ ऐसे खड़ी है जैसे कोई रानी हो। माँ जी, राहुल बहुत रो रहा है। उसे कल से कुछ खाने को नहीं मिला है। अगर आप कहें तो मैं पड़ोस की चाची से थोड़ा सा दूध मांग लाऊं। खबरदार, जो तूने किसी के सामने हाथ फैलाया। मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का शौक चढ़ा है तुझे। वो पड़ोसन खुद ताने मारती है कि रमेश कुछ कमाता नहीं है, और तू उसी के घर जाके हमारी नाक कटवाएगी। जाकर बाड़े में गाय को चारा डाल। हाँ, शायद तेरी पनौती कुछ कम हो जाए। हाँ, बाड़े में उनकी 2 गाय बंधी थीं। सुमित्रा ने उन्हें चारा डाला और वहीं एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने अनपढ़ होने पर इतना रोना कभी नहीं आया था जितना आज आ रहा था। वो सोच रही थी कि काश वो पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर लेती और अपने बच्चों को इस तरह भूख से तड़पता हुआ नहीं देखती। बाड़े के एक कोने में गाय के गोबर का एक बड़ा सा ढेर लगा था। गांव में लोग इस गोबर को सुखाकर उपले बनाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते हुई बेमौसम बारिश ने सारे उपले गीले कर दिए थे और लकड़ियां भी सील गई थीं। सुमित्रा उस गोबर के ढेर को खाली आंखों से देख रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से आहट हुई। रमेश घर लौट आया था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और आंखों में एक गहरी निराशा थी। सुमित्रा दौड़कर अंदर आई और उसने रमेश के हाथ में खाली सिलेंडर देखा। उसका दिल बैठ गया। कल्याणी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या गैस नहीं मिली? माँ, सब खत्म हो गया। शहर में गैस का एक सिलेंडर 4,000 रुपए में मिल रहा है। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। कह रहा था कि पैसे हैं तो लो, वरना रास्ता नापो। माँ, मैं हार गया हूँ। मैं अपने ही बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा हूँ। रमेश की बात सुनकर कल्याणी भी रोने लगी।
सुमित्रा से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो चुपचाप रसोई में गई और पानी का एक लोटा लाकर रमेश को दिया। रमेश ने गुस्से में लोटा झटक दिया। पानी फर्श पर बिखर गया। रमेश ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। और तू क्या मुझे ऐसे घूर रही है? अगर तेरे बाप ने शादी में कुछ पैसे दिए होते तो आज मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। सुमित्रा खामोश रही। वो जानती थी कि रमेश का गुस्सा उसकी बेबसी का नतीजा है। लेकिन उसी रात जब सुमित्रा अपने भूखे बच्चे को सीने से लगाकर सुला रही थी तो उसके दिमाग में एक पुरानी बात कौंध गई। बहुत साल पहले जब वो छोटी थी तो उसके गांव में एक मास्टर जी आए थे। उन्होंने गांव के सरपंच के घर के पीछे ईंटों का एक बड़ा सा गड्ढा बनवाया था और उसमें सारा गोबर डलवा दिया था। सुमित्रा को याद आया कि मास्टर जी ने एक पाइप उस गड्ढे से निकालकर सरपंच की रसोई तक जोड़ा था और उस दिन सरपंच के घर में बिना लकड़ी और बिना सिलेंडर के नीली आग जली थी। मास्टर जी उसे गोबर गैस कहते थे। सुमित्रा अनपढ़ जरूर थी लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने वो गोबर का ढेर और वो नीली आग बार बार घूम रही थी। अगली सुबह जब घर में सब सो रहे थे, सुमित्रा चुपचाप उठी और बाड़े में चली गई। उसने बाड़े का कोना साफ किया। वहां एक बहुत पुराना लोहे का ड्रम पड़ा था जिसमें कभी गेहूं रखा जाता था। ड्रम में जंग लग चुकी थी लेकिन वो कहीं से टूटा नहीं था। सुमित्रा ने घर के कबाड़ से कुछ पुराने प्लास्टिक के पाइप ढूंढे जो कभी खेत में पानी देने के काम आते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे, लेकिन एक मां की ममता और बच्चों की भूख ने उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत भर दी थी जो किसी इंजीनियर से कम नहीं थी। उसने फावजा उठाया और ड्रम के बराबर का एक गड्ढा खोदने लगी। सुमित्रा के हाथों में छाले पड़ गए लेकिन वो रुकी नहीं। सूरज सिर पर आ चुका था। तभी कल्याणी की नींद खुली और उसने सुमित्रा को घर में ना पाकर बाड़े की तरफ देखा। सुमित्रा को कीचड़ और गोबर में सना हुआ देखकर कल्याणी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाई, अरे ओ कलमुही, ये क्या कर रही है तू? सुबह सुबह ये क्या भूत सवार हो गया है तुझ पर? ये कैसा गड्ढा खोद रही है? क्या इस घर को श्मशान बनाने का इरादा है? कल्याणी की चीख सुनकर रमेश भी भागता हुआ बाहर आया। सुमित्रा को उस हालत में देखकर रमेश का खून खौल उठा। उसने पास पटा एक डंडा उठाया और सुमित्रा की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या सुमित्रा? एक तो घर में खाने को दाना नहीं है, ऊपर से तू ये क्या तमाशा कर रही है? सुमित्रा ने फावजा नीचे रखा और हांफते हुए बोली, मैं तमाशा नहीं कर रही हूं रमेश जी, मैं हमारे घर का चूल्हा जलाने का इंतजाम कर रही हूं। मैंने बचपन में देखा था कि गोबर से गैस बनती है। अगर हम इस ड्रम में गोबर और पानी मिलाकर भर दे और इसे हवा से बंद कर दे तो कुछ दिन में इसमें से गैस निकलेगी। हम उस गैस से अपना खाना बना सकते हैं। रमेश ये सुनकर एक पल के लिए सुन्न रह गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक चुभन थी। उसने कहा, वाह रे मेरी अनपढ़ बीवी, तू अब इंजीनियर बनेगी। शहर के बड़े बड़े लिखे लोग गैस के लिए रो रहे हैं और तू इस गोबर से गैस बनाएगी। तेरा दिमाग भूख से पागल हो गया है। चुपचाप चल अंदर और मुंह धो ले। अगर गांव वालों ने तुझे इस गोबर में सना हुआ देख लिया तो मेरी जो बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। सुमित्रा अपनी जगह से नहीं हिली। उसने रमेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत तो तब बचेगी ना जब हम जिंदा रहेंगे। आपका बेटा कल रात भूख से पानी पीकर सोया है। अगर आपको अपनी इज्जत की चिंता है तो जाइए और जाकर गैस ले आइए। अगर आप गैस ले आए तो मैं अभी इस गड्ढे को भर दूंगी, लेकिन अगर आप गैस नहीं ला सकते तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। रमेश अपनी बीवी की ऐसी बात सुनकर तिलमिला गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है कर ले अपनी मनमानी, लेकिन अगर तेरे इस पागलपन से कुछ नहीं हुआ और गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया तो याद रखना सुमित्रा, मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे मायके छोड़ आऊंगा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये कहकर रमेश पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कल्याणी भी सुमित्रा को कोसती हुई अंदर चली गई। सुमित्रा अकेली खड़ी थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए उसके बच्चों की जिंदगी थी। उसने गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। बाड़े का सारा गोबर, गाय का मूत्र और पानी मिलाकर उसने एक गाढ़ा घोल बनाया और उसे उस पुराने लोहे के ड्रम में भरने लगी। ड्रम से आने वाली बदबू इतनी तेज थी कि सुमित्रा को कई बार उल्टी आई। उसके कपड़े गोबर से सन चुके थे, बाल मिट्टी से भर गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब ड्रम भर गया तो उसने उसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अब सबसे बड़ा काम था उस गैस को रसोई तक ले जाना। सुमित्रा ने उस पुराने प्लास्टिक के पाइप का
एक सिरा ड्रम के ढक्कन में एक छोटा सा छेद करके फंसा दिया और उसे मिट्टी से पूरी तरह सील कर दिया ताकि हवा अंदर ना जा सके। पाइप का दूसरा सिरा उसने रसोई की खिड़की से अंदर डालकर उस पुराने गैस चूल्हे की नली से जोड़ दिया जो पिछले 3 दिन से ठंडा पड़ा था। इस सारे काम में सुमित्रा को पूरी रात और अगला आधा दिन लग गया। जब वो काम खत्म करके रसोई में आई तो वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। अब बस इंतजार करना था। सुमित्रा को याद था कि मास्टर जी ने कहा था कि गैस बनने में कुछ दिन लगते हैं। घर का माहौल नर्क से भी बदतर हो चुका था। कल्याणी ने सुमित्रा से बात करना बंद कर दिया था। रमेश दिन भर घर से बाहर रहता और रात को शराब पीकर लौटता। भूख से तड़पते बच्चों को सुमित्रा पड़ोसियों से मांगकर कभी आधा बिस्कुट तो कभी मुट्ठी भर चावल खिला देती। हर दिन एक सदी के बराबर लग रहा था। गांव के कुछ लोगों को जब सुमित्रा के इस देसी प्लांट के बारे में पता चला तो वो दीवार से झांक कर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, अरे रमेश, तेरी बहू तो बड़ी होशियार निकली, अब तो तू गोबर से ही गाड़ी भी चला लेगा। रमेश ये सब सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाता। उसका गुस्सा सुमित्रा पर हर दिन बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन की शाम को रमेश घर आया तो वो बहुत नशे में था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। वो सीधा बाड़े की तरफ गया। सुमित्रा समझ गई कि आज रमेश उस ड्रम को तोड़ देगा। वो भागकर रमेश के सामने खड़ी हो गई। रमेश ने चिल्लाकर कहा, हट जा मेरे सामने से, आज मैं इस कबाड़ को चकनाचूर कर दूंगा। तेरे इस पागलपन की वजह से पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो रही है। लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि मेरी बीवी गोबर में हाथ मार रही है। सुमित्रा ने रमेश के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बस एक बार मुझे गैस जलाकर देखने दीजिए। 3 दिन हो गए हैं, शायद गैस बन गई हो। अगर आज गैस नहीं जली तो मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रमेश ने उसे झटक दिया, लेकिन सुमित्रा की रोती हुई आंखों ने उसे एक पल के लिए रोक दिया। रमेश ने हथौड़ा नीचे रख दिया और कहा, ठीक है, आज तेरा ये आखिरी नाटक भी देख लेते हैं। जा जला अपना चूल्हा, लेकिन याद रखना, अगर आग नहीं निकली तो कल सुबह तू इस घर में नहीं दिखेगी। सुमित्रा कांपते हुए कदमों से रसोई में गई। कल्याणी और रमेश भी उसके पीछे पीछे रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बच्चों की आंखों में भी एक अजीब सी उम्मीद थी। रसोई में अंधेरा हो रहा था। सुमित्रा ने माचिस की डिब्बी उठाई। उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि पहली तीली टूट गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद करके भगवान को याद किया और दूसरी तीली जलाई। जैसे ही उसने गैस चूल्हे का बटन घुमाया, एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। पाइप के अंदर से एक अजीब सी महक बाहर आई और फिर माचिस की तीली उस बर्नर के पास पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। शुनी जी की आवाज के साथ बर्नर से एक खूबसूरत नीली और पीली आग भभक उठी। रसोई का अंधेरा उस नीली रोशनी से जगमगा उठा। आग की लपटें इतनी साफ और तेज थी जैसे किसी ने असली सिलेंडर लगा दिया हो। सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आंसू उस नीली रोशनी में चमकने लगे। दरवाजे पर खड़े रमेश के हाथ से हथौड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। कल्याणी, जो हमेशा सुमित्रा को कोसती रहती थी, वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो आग सिर्फ एक चूल्हे की आग नहीं थी, वो सुमित्रा के संघर्ष, उसकी ममता और उसकी हिम्मत की आग थी। सुमित्रा ने रोते हुए एक बर्तन में पानी रखा और उसमें थोड़े से चावल डाल दिए। पानी कुछ ही मिनटों में उबलने लगा। आग की आंच इतनी तेज थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये गोबर से बनी गैस है। रमेश धीरे धीरे चलकर सुमित्रा के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे सुमित्रा, मैं अंधा हो गया था। मैं अपने झूठे घमंड और समाज के डर में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तेरी वो ममता नहीं दिखी जो मेरे बच्चों के लिए दिन रात तड़प रही थी। तूने आज सिर्फ ये चूल्हा नहीं जलाया है, तूने मेरे मरे हुए जमीर को जिंदा कर दिया है। मैं तुझे अनपढ़ कहता था, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि एक माँ की डिग्री दुनिया की किसी भी किताब से बड़ी होती है। सुमित्रा ने रमेश के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए उसके गले लग गई। कल्याणी भी वहां आई और उसने पहली बार अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सीने से लगा लिया। कल्याणी रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। तू पनौती नहीं, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तूने आज हम सबको मरने से बचा लिया। सुमित्रा के उस देसी गोबर गैस प्लांट की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो आज सवेरे सवेरे उसके घर के बाहर खड़े थे। गांव का वो सरपंच जो खुद ब्लैक में गैस बेचकर गरीबों को लूट रहा था, वो भी रमेश के दरवाजे पर खड़ा सुमित्रा का चमत्कार देखने आया था। जब गांव वालों ने रसोई में उस नीली आग को देखा तो सबकी आंखें हैरत से खुली रह गई। गांव के कई बूढ़े लोगों ने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया।
देखते ही देखते सुमित्रा पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उसने गांव की बाकी औरतों को भी बाड़े में पड़े कबाड़ और गोबर से गैस बनाना सिखा दिया। मार्च 2026 के उस भयानक गैस संकट में जब बड़े बड़े शहर गैस के लिए तरस रहे थे, उस छोटे से गांव का हर चूल्हा सुमित्रा की सूझबूझ और गोबर गैस से धधक रहा था। गांव के जिस सरपंच ने रमेश को बेइज्जत किया था, आज वो उसी सुमित्रा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और कह रहा था कि बेटी, तूने हमारे गांव की लाज रख ली। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो कबाड़ से भी जिंदगी तलाश सकता है। उसने उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा झा जो औरतों को सिर्फ घर की चारदीवारी और चूल्हा फूंकने वाली एक लाचार मशीन समझते हैं। आज सुमित्रा के बनाए उस देसी जुगाड़ ने न सिर्फ उसके बच्चों का पेट भर आ था, बल्कि पूरे समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिसने उस गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, मुसीबत के वक्त अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत को ही अपना हथियार बना लेते हैं वही असल में इतिहास रचते हैं। सुमित्रा की इस कहानी ने आज हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि कभी भी किसी को कमजोर या अनपढ़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बात अपने परिवार पर आती है तो एक साधारण सी औरत भी ऐसा चमत्कार कर सकती है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सोच सकते। आपको सुमित्रा का यह हौसला कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपके अंदर भी कभी ऐसी हिम्मत जागी है जब आपने किसी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया हो? अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस कहानी से जुड़ पाए हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही भावुक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।